नमस्ते, वित्त दलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी का जो 5 रुपीज़ का शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं और इस एनालिसिस में हम कंपनी के रिलेटेड जो बिजनेस ओवरव्यू है वो देखेंगे, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में नंबर्स कैसे वो भी हम देखेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से कैसी है और कंपनी के जो करंट ग्रोथ है वो कैसी हो रही है। तो नीला इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसकी शुरुआत 1990 से हुई थी और कंपनी का मेनली बिज़नेस अगर हम देखेंगे तो कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और उसके साथ ही में जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करती है और कंपनी का जो प्रेजेंस है वो मोस्टली अगर हम देखेंगे तो बिज़नेस का गुजरात और राजस्थान लोकेशन पर हमें देखने को मिला है। तो कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक काम करने वाली कंपनी है। तो ये कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है और इन सेगमेंट में अगर हम किसी भी कंपनी की उनकी ऑर्डर बुक देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम बहुत ही वोलाटाइल और उसके नंबर से वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलते हैं। तो वो हमें इस कंपनी के बारे में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी के एक बार नंबर वोलाटाइल हो गए तो भी चलेगा, लेकिन उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में नहीं जाना चाहिए। और इसी वजह से सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है वो देखने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये मार्च 18 में 202 करोड़ का था, जो कि अगले साल बढ़कर 213 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल बढ़कर 243 करोड़, लेकिन इसके अगले 3 साल अगर हम देखेंगे तो मार्च 21, मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो डाउन होकर 100 करोड़ के नीचे आया है, जो कि इससे पहले 3 साल देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 200 करोड़ के ऊपर था। तो पिछले 3 सालों में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ है वो डाउन हुई है और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किया है और इस रीज़न की वजह से मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन मार्च 21 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो डाउन हुई थी। उस रीज़न की वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डाउन हुआ है। तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो भी पिछले 3 सालों में कम होते हुए देखने को मिली है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो कंपनी का जो पहले 10% के ऊपर हमें मैक्सिमम देखने को मिला था वो भी अभी हमें कंसिस्टेंट पिछले 3 सालों में डाउन होकर 3.77% का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों में कंपनी के जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट पिछले कुछ समय से कम हो रहे। और इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, मार्च 18 में कंपनी 20 करोड़ के प्रॉफिट में थी। इसके अगले साल भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का था। इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी 16 करोड़ के प्रॉफिट में थी, लेकिन मार्च 21, 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ इन 3 सालों में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लॉस में देखने को मिला है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों में डाउन हुए और इस रीज़न की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में कंपनी परफॉर्मेंस डाउन कर रही है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी पिछले 3 सालों में लॉस में देखने को मिला है। तो कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फिर से प्रॉफिटेबल बनना है तो सबसे पहले कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है, सेल्स की ग्रोथ जो डाउन हुई वो कंपनी को फिर से बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए कंपनी को अपनी जो ऑर्डर बुक है उसमें एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी कंपनी सेल्स में अच्छी ग्रोथ कर पाएगी और तभी कंपनी लॉस में गई है वो फिर से हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी लॉस मेकिंग है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हम देखेंगे और इसमें सबसे पहले कंपनी के पास जो रिजर्व है वो देखेंगे तो सितंबर 22 में 93 करोड़ के देखने को मिले और पिछले कुछ समय से कंपनी अपना जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट गेन कर रही, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन इस रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो 93 करोड़ के रिजर्व के कंपैरेटिवली 95 करोड़ का बोरेंग्स है वो कंपनी के ऊपर हमें देखने को मिला है। तो कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली अभी भी कंपनी का बोरेंग्स ज़्यादा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो अभी भी हमें अनस्टेबल देखने को मिली। तो कंपनी जिस तरह का रिजर्व गेन कर रही है वो तो कंपनी को करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरेंग्स है वो भी कंसिस्टेंट आने वाले समय में कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें स्ट्रांग देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी कंपनी के बिजनेस के नज़र से अभी हमें अनस्टेबल देखने को मिली। और इसके बाद कंपनी का हम कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो
-1 करोड़ का था, जो कि इसके अगले 2 साल भी देखेंगे तो ये हमें लॉस में देखने को मिला। इसके बाद मार्च 21 में फिर से ये प्लस में आया और मार्च 22 में फिर से लॉस में गया है। तो पिछले 5 सालों में देखेंगे तो 4 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें लॉस में ही देखने को मिला है। तो उसका जो सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे, कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में देखने को मिले। और पिछले अगर हम कुछ समय से देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो हमें ज़्यादातर लॉस में देखने को मिले। तो इसमें कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करके ये प्लस में लाना पड़ेगा, तभी कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो भी मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस में है। और उसके बाद कंपनी के डेब्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में 62 हमें देखने को मिले, जो कि इसके बाद कंसिस्टेंट हमें इसके जो डेज है वो बढ़ते हुए देखने को मिले और मार्च 22 में ये 275 हुए। तो इस कंपनी के जो डेब्टर डेज है वो मार्च 22 में हमें बहुत ही हाई देखने को मिले और इस रीज़न की वजह से कंपनी को अपने डेब्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही समय लग रहा है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। और ये कंपनी के बिजनेस के नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो कंपनी को अपने डेब्टर डेज में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट करके इसके डेज है वो कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 61.90% की एक मेजॉरिटी स्टेक देखने को मिले। इसके बाद एफआईएस की इन्वेस्टमेंट 2.82 हमें देखने को मिली। इसके बाद डीआईएस की इन्वेस्टमेंट 0 और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट 35% की इस कंपनी में। तो प्रमोटर के पास एक अच्छी हिस्सेदारी है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन इस कंपनी में जो एफआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो कंसिस्टेंट कम हो रही है और साथ ही में कंपनी में डीआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें 0 देखने को मिली। तो एफआईएस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में कंटिन्यूस कम हो रही है और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बिल्कुल 0 है। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी नेट प्रॉफिट में लॉस कर रही है और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी बहुत ही हमें अनस्टेबल देखने को मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो मैक्सिमम टाइम अभी भी हमें लॉस में देखने को मिला है। और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसमें भी हमें कंटिन्यूस डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें पिछले 3 सालों में बहुत ही कम होते हुए देखने को मिला। और ये सब रीज़न है कि इस कंपनी के फंडामेंटल को और फाइनेंशियल को बहुत ही वीक बना रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इस रीज़न की वजह से एफआईएस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में कंटिन्यूस कम हो रही है और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट 0 देखने को मिली। तो सबसे पहले कंपनी को अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हमें होते हुए देखने को मिलेगी और तभी कंपनी में डीआईएस की तो इन्वेस्टमेंट आएगी और साथ ही में एफआईएस की जो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले कंपनी को सेल्स में ग्रोथ करनी पड़ेगी और साथ ही में कंपनी को बैलेंस शीट, कैश फ्लोज और डेब्टर डेज जो हाई है वो भी कम करने पड़ेंगे। और इनमें कंपनी अगर आने वाले समय में एक अच्छी इंप्रूवमेंट कर पाती तो ही हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं।